नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका टेक्निकल अस्ट में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों सबसे पहले खबर की बात करते हैं तो सुखोई 30 MKI फाइटर जेट को लेकर आ रही है। सुखोई 30 MKI में आपको मालूम है कि अस्त्रा MK1 और IDERB जो एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल है उसे इंटीग्रेटेड किया जा चुका है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि Su-30 फाइटर जेट से ASRAAM नेक्स्ट जनरेशन क्लोज कॉम्बैट मिसाइल और हीट सीकिंग शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल का कैपेटिव फ्लाइट ट्रायल और एरियल रिलीज ट्रायल किया जाएगा 2023 के मध्य में। आपको बता दें कि दूसरी हीट सीकिंग शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल में इजराइल की पाइथन 5 मिसाइल है। दोस्तों यही नहीं, इसके अलावा भारत स्वदेशी हथियारों पर भी ध्यान दे रहा है। कहा यह जा रहा है कि भारत 160 किलोमीटर रेंज वाली अस्त्रा MK2 और 350 किलोमीटर रेंज वाली अस्त्रा मार्क 3 जो कि एयर टू एयर मिसाइल हैं, उन्हें भी 2023 तक तैयार कर लेगा। फिर उसके बाद उसका परीक्षण Su-30 MKI से भी किया जाएगा। अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है तेजस मार्क 2 को लेकर। दरअसल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को तेजस मार्क 2 के एडवांस इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम के लिए प्रोडक्शन पार्टनर चुना गया है। दरअसल एडवांस इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम को DRDO की इंस्ट्रूमेंट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने तैयार किया है। बता दें कि इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम 150 किलोमीटर की रेंज में फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स को डिटेक्ट और ट्रैक कर सकता है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 10 महीनों के अंदर पहला प्रोटोटाइप तैयार कर लेगी और इसे तेजस मार्क 2 में इंटीग्रेट किया जाएगा। इसकी पहली फ्लाइट जो कि 2023 में होनी है उससे पहले। बढ़ते अगली खबर की तरफ जो कि बांग्लादेश से आ रही है। दरअसल दोस्तों भारत ने बांग्लादेश के लिए हथियारों का जखीरा खोला है। आपको बता दें कि बांग्लादेश ने भारत से लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत कई मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स और सिस्टम की लिस्ट भारत को दी है, जिसमें कि वो अपनी आर्म फोर्सेस के लिए भारत में बने डिफेंस प्लेटफॉर्म्स को खरीदना चाहता है। कहा यह जा रहा है कि इस लिस्ट में 5 ब्रिज लेयर टैंक्स जिनकी अनुमानित कीमत $10 मिलियन की है। इसके अलावा 7 बैली ब्रिजेस जिनकी कीमत $2.2 मिलियन है। 11 टाटा माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल्स जिनकी कीमत $2.2 मिलियन है। इसके अलावा महिंद्रा XUV 500 ऑफ रोड व्हीकल और टोर हार्ड टॉप व्हीकल्स जिनकी अनुमानित कीमत $2.35 मिलियन है और बुलेट प्रूफ हेलमेट्स भारत बांग्लादेश को देगा। यानी इसके अलावा बांग्लादेश की नौसेना की तरफ से कहा जा रहा है कि वो भारत से लॉजिस्टिक शिप, फ्लोटिंग डॉक्स, ऑयल टैंकर, ओशन गोइंग ट्रक्स भारत से खरीदेगा। ये तो दोस्तों बांग्लादेश की तरफ से भारत से मांगा गया है, लेकिन भारत ने भी यहाँ पर बांग्लादेश को अन्य हथियार प्लेटफॉर्म की भी पेशकश की है, जिसमें कि आर्टिलरी सिस्टम, रॉकेट्स, मिसाइल, रडार सिस्टम, हेलीकॉप्टर्स और बांग्लादेशी नौसेना के जो जहाज है उनकी मरम्मत आदि का ऑफर किया है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह भी है कि दोस्तों बांग्लादेश को हथियार क्यों दिए जा रहे हैं, ये भी एक मानने वाली बात है। पहली बात तो दोस्तों यहाँ पर साफ है कि बांग्लादेश ने जो चाइना से हथियार खरीदे थे वो सारे के सारे हथियार डिफेक्टिव निकले। इसके अलावा उन्हें चाइना की रणनीति भी पता चल चुकी है कि किस तरीके से चाइना ने श्रीलंका और पाकिस्तान को खोखला बना दिया है। बारी अब बांग्लादेश की थी, इसीलिए बांग्लादेश भारत की शरण में है। दूसरी बात यह है कि बांग्लादेश का भी म्यांमार के साथ कई तरीके का तनाव चल रहा होता है, खास करके उनके उग्रवादी संगठनों को लेकर। इसीलिए बांग्लादेश भी यहाँ पर अपने आप को सशक्त करने की कोशिश कर रहा है और भारतीय प्लेटफॉर्म्स को खरीदने की बातचीत कर रहा है। हालांकि भारत बांग्लादेश के लिए सब कुछ कर रहा है, लेकिन बांग्लादेश को भी भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज जो ये है कि वहाँ पर जो हमारे हिंदू भाई हैं उन्हें अल्पसंख्यकों का दर्जा दिया जाना चाहिए, उनके अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि कितनी बार वहाँ पर मंदिरों को तोड़ा गया, भारतीय हिंदुओं को निशाना बनाया गया। इसके अलावा बुद्धिस्टों को भी इन्होंने नहीं बख्शा। तो चीजें बहुत सारी हैं। बांग्लादेश को अब अपने घर के अंदर सुधार करने होंगे और तभी एक अच्छा डिफेंस कॉर्पोरेशन हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों बांग्लादेश को रोहिंग्याओं की जो समस्या है उस पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि भारत में ये रोहिंग्या आकर किस तरीके से उत्पात मचाते हैं ये सब जानते हैं। बढ़ते अगली खबर की तरफ जो कि भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। दरअसल भारतीय वायुसेना 17 IL-76 MD एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करती है और वायुसेना की ये योजना थी कि इनको अब अपग्रेड किया जाएगा और इनमें ज्यादा पावर वाला PS-90 इंजन लगाया जाएगा इसके अपग्रेडेशन वाले प्रोग्राम के तहत, जो कि 6 IL-78 एरिया रिफ्यूलर और 3 A50 फाल्कन एयरक्राफ्ट में लगाया गया है। लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना जल्द ही अपने IL-76 जो स्ट्रेटेजिक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं उन्हें रिटायर कर सकती है, क्योंकि रशिया यूक्रेन की युद्ध की वजह से और जो प्रतिबंध रशिया पर लगे हैं इसकी वजह से इन IL-76 विमानों का जो मिड लाइफ अपग्रेडेशन होनी थी, ओवरहॉल होना था, वो नहीं हो पा रहा है। इसलिए भारतीय वायुसेना 2030 से पुराने बैच को बाहर करेगी। दरअसल दोस्तों भारतीय वायुसेना के पास ये 45 साल पुराने विमान है और इनमें आउटडेटेड एवियोनिक्स और नेविगेशन है और इनमें पुराने इंजन लगे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि अगर इसमें अपग्रेड भी किया जाता तो वो किसी मतलब का नहीं था,
इसके लिए दोस्तों भारत को कुछ विकल्पों पर काम करना चाहिए। सबसे पहले तो यह है कि भारत को विकल्प के तौर पर एयर इंडिया के 747 बेड़े को खरीदना और उन्हें स्ट्रेटेजिक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में बदलना होगा। इसके अलावा दोस्तों भारत एमिरेट्स के साथ बात कर सकता है कि भाई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के माध्यम से भारत में C390 को तैयार किया जा सके। दरअसल भारतीय वायुसेना को लगभग 48 यानी कि 48 ऐसे विमानों की आवश्यकता है। इसके अलावा दोस्तों DRDO को नए प्रोजेक्ट के माध्यम से मीडियम टू हैवी एयरलिफ्ट एयरक्राफ्ट पर काम करना शुरू कर देना चाहिए। तो इस तरीके के विकल्पों पर अगर भारत काम करता है तो ये जो कमी है 48 विमानों की वो पूरी हो जाएगी। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जो कि पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड को लेकर आ रही है। दरअसल ये कहा जा रहा है कि पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने चेक गणराज्य के ELDIS पैराड्यूबिस के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड नागरिक हवाई अड्डों के लिए ट्रंकी एयर ड्रोन सिस्टम को तैयार करेगी। आपको मैं बताना चाहूंगा कि पारस डिफेंस मुंबई स्थित एक डिफेंस इंजीनियरिंग फर्म है, जो कि मुख्य रूप से रक्षा और अंतरिक्ष इंजीनियरिंग उत्पादों और समाधानों की एक विस्तृत श्रृंखला का डिजाइन, विकास, निर्माण और परीक्षण करती है। इसके अलावा ये कंपनी भारतीय रक्षा और स्पेस इनिशिएटिव के तहत एक महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता भी है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जो कि भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों आत्मनिर्भर भारत की मुहिम को बढ़ाते हुए मझगांव डॉक शिप बिल्डर 11 सितंबर को भारतीय नौसेना के नीलगिरी क्लास के तीसरे स्टेल्थ फ्रिगेट INS तारागिरी की लॉन्चिंग करने जा रहा है और इस युद्धपोत का निर्माण इंटीग्रेटेड कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी से किया गया है, यानी कि शिप के हिस्से का अलग अलग जगहों पर निर्माण हुआ है और फिर उन्हें एक साथ लाकर इंटीग्रेटेड यानी कि जोड़ दिया गया है। INS तारागिरी को बनने की प्रक्रिया 10 सितंबर 2020 को शुरू हुई थी और ये भारतीय नौसेना को अगस्त 2025 में दी जाएगी। इसका डिजाइन ब्यूरो ऑफ नेवल डिजाइन ने किया है। बता दें कि ये 488.5 फीट लंबी और 58.5 फीट चौड़ी है। इसमें 4 इंजन होंगे, 2 गैस टरबाइन और 2 डीजल, जो कि इसे पानी में चलने की ताकत देंगे। INS तारागिरी का डिस्प्लेसमेंट 6670 टन का है। यह अधिकतम 59 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समुद्र की लहरों का सीना चीरते हुए आगे बढ़ सकती है। अगर ये 52 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है तो इसकी रेंज 4600 किलोमीटर है। अगर कम गति पर यानी कि 33 किलोमीटर प्रति घंटे पर चले तो ये 10,200 किलोमीटर तक जा सकती है। साथ ही इसमें 2 रिजिड इन्फ्लेटेबल बोट्स तैनात हो सकती है। इस युद्धपोत पर 35 ऑफिसर्स को मिलाकर 150 लोग तैनात हो सकते हैं। सबसे खास बात है इसके आर्मामेंट्स। इस युद्धपोत पर एंटी एयर वॉरफेयर के लिए भविष्य में सतह से हवा में मार करने वाली 32 बराक 8 ER या फिर भारत का सीक्रेट हथियार VLSR से मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। एंटी सर्फेस वॉरफेयर के लिए इस पर 8 ब्रह्मोस एंटीशिप मिसाइलें लगाई जा सकती है। इनकी लॉन्चिंग वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से होगी। युद्धपोत में एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए 2 ट्रिपल टॉर्पीडो ट्यूब्स हैं। इसके अलावा 2 RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स भी इसमें लगे हुए हैं। सबसे खास बात यह है कि INS तारागिरी की इसमें एक 76 mm की OTO मिलेरा नेवल गन लगी है। इसके अलावा इसमें 2 AK-630 CIWS गन लगी है। कहा यह जा रहा है कि INS तारागिरी पर 2 HAL ध्रुव या फिर सी किंग MK-42B की तैनाती की जा सकती है। दोस्तों अगली खबर चाइना और पाकिस्तान को लेकर आ रही है। चीन और पाकिस्तान के रक्षा संबंध गहरे होते जा रहे हैं। पाकिस्तानी चीनी ड्रैगन के दम पर भारतीय वायुसेना के रफाल, सुखोई और MiG-29 से लड़ने का सपना देख रहा है। दरअसल एक रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि चीन पाकिस्तान को J-10 लड़ाकू जेट की दूसरी खेप देने वाला है। दूसरी खेप में करीबन 8 फाइटर जेट पाकिस्तान को चीन सौंपेगा। खुफिया जानकारी ये भी कह रही है कि पाकिस्तान के पंजाब के एयरबेस पर इन फाइटर जेट्स की तैनाती की जा रही है। पाकिस्तान चीन से 36 यानी कि 2 स्क्वाड्रन्स भी खरीद रहा है। इसके अलावा चीन पाकिस्तान को 6 J-10 फाइटर जेट्स की सप्लाई कर चुका है। ऐसे में दोस्तों फिर से चाइना का जो गोबर टाइम्स है उसने एक रिपोर्ट जारी की। उसने कहा कि J-10 लड़ाकू विमान चीनी एयरफोर्स का खास हिस्सा है। ये विमान अक्सर ताइवान के एयर एरिया में उड़ान भरते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी साल मार्च के महीने में पाकिस्तान ने JF-17 सीरीज के 50 लड़ाकू विमानों को अपनी वायुसेना में शामिल किया था। हालांकि दोस्तों आक्रमण के नजरिए से देखा जाए तो ये विमान J-10C बहुत कमजोर है। कुछ रिपोर्ट से कहती है कि चीन के J-10 लड़ाकू विमान को इजराइल के लवी को कॉपी करके तैयार किया गया है, जबकि इजराइल 34 साल पहले लवी लड़ाकू विमान का जो प्रोजेक्ट था उसे बंद कर चुका है। J-10 चीनी वायुसेना में मौजूद सबसे अधिक लड़ाकू विमान है। वहीं रिपोर्ट्स की माने तो चीनी वायुसेना और नौसेना में J-10 के कुल 488 यूनिट ऑपरेशनल है। चीन ने इसे पहली बार साल 2005 में लॉन्च किया था। बढ़ते अगली खबर की तरफ जो कि जम्मू कश्मीर से आ रही है। दोस्तों जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के ऑपरेशन ऑल आउट का असर यह है कि अब आतंकी संगठनों में गैंगवार शुरू हो गया है। काडर और हथियारों की कमी से जूझ रहे आतंकी संगठन अपनी तंजीम की साख बचाने की होड़ में लगे हैं। सीमा पार बैठे आतंकी संगठनों के आकाओं को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से फंड में कमी मुख्य वजह मानी जा रही है। दोस्तों अभी हाल ही में आतंकी संगठनों के बीच गैंगवार शुरू हुआ है, जो कि कश्मीर में हुआ। कहा जा रहा है कि जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों की आपसी लड़ाई में जैश कमांडर के भाई को मार दिया गया।
ये घटना 5 सितंबर की है। जैश ए मोहम्मद के कमांडर के छोटे भाई मंजूर अहमद का हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों ने पहले अपहरण किया और बाद में गोलियों से उसे छल्ली कर दिया। यानी कि दोस्तों अब इन आतंकियों का मरना इसलिए भी तय है, एक तरफ भारतीय सेना ऑपरेशन ऑल आउट कर रही है और दूसरी तरफ इन आतंकियों में गैंग वॉर शुरू हो गया। एक दूसरे को मार रहे हैं, इनको हथियार नहीं मिल पा रहे, पैसा नहीं मिल पा रहा है, तो आपसी जो किलस है और अपनी तंजीम को बचाने के लिए ये एक दूसरे को अब खत्म कर रहे हैं। दोस्तों अगली खबर अर्जेंटीना से आ रही है। दरअसल अर्जेंटीना करीबन 12 नए फाइटर जेट्स खरीदना चाहता है और उनके इस टेंडर में जब तेजस एयरक्राफ्ट की एंट्री हुई थी तो उस दौरान चाइना के JF-17 को इस टेंडर का विनर यानी कि विजेता कहा जाने लगा था। लेकिन दोस्तों अर्जेंटीना के एयरफोर्स के चीफ और पायलट मार्च 2022 में भारत आए थे और उन्होंने 30 मिनट तक तेजस ट्रेनर एयरक्राफ्ट की उड़ान भरी और साथ ही वो भारत के स्वदेशी फाइटर जेट से काफी प्रभावित हुए। लेकिन दोस्तों अर्जेंटीना की जो प्रतिक्रिया JF-17 के प्रति थी वो भी काफी अच्छी थी। लेकिन यहाँ पर अमेरिका ने दांव खेला और अमेरिका ने अर्जेंटीना पर प्रेशर डाल दिया, जिसकी वजह से उन्होंने JF-17 को बाहर कर दिया। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि HAL का एक डेलीगेशन अर्जेंटीना गया था, जहां उनके टॉप ऑफिशियल से वो लोग मिले और अब ये कहा जा रहा है कि अर्जेंटीना तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के 2 वेरिएंट चाहता है, जिसमें कि 2 सीटर ट्रेनर और तेजस मार्क 1A का एक्सपोर्ट वेरिएंट। दोस्तों अगली खबर तुर्की को लेकर आ रही है। दरअसल तुर्की ने भारत को लेकर एक बार फिर से जहरीला बयान दिया है। दरअसल तुर्की का जो बायराकटर हमलावर ड्रोन है, इस कंपनी के CEO जो कि एर्दोगन के दामाद हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि वे दक्षिण एशिया में भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान को ये किलर ड्रोन देंगे। दरअसल तुर्की के बायराकटर ड्रोन की दुनिया में इतनी डिमांड है कि इसकी 3 साल की वेटिंग हो गई है। वहीं एर्दोगन के दामाद ने कहा कि TB2 जैसे ड्रोन विमान जमीनी युद्ध के साथ नौसैनिक युद्ध में काफी कारगर हैं। उन्होंने कहा कि हथियारों से लैस ड्रोन विमान भविष्य में होने वाले हर जंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसमें ताइवान स्ट्रेट में चीन और ताइवान के बीच संभावित जंग भी शामिल है। इसके अलावा एर्दोगन के दामाद ने कहा कि अब ये सवाल नहीं उठता कि कोई भी युद्ध बिना ड्रोन विमान के हो। उन्होंने दावा किया कि जो देश अब ड्रोन तकनीक में महारत हासिल नहीं करेगा वो भविष्य में होने वाली जंग में हार जाएगा। इसके अलावा उन्होंने दावा किया कि उनका हथियारबंद जो ड्रोन है वो चीन के लड़ाकू ड्रोन विमानों से ज्यादा कारगर है। इसके अलावा एर्दोगन के दामाद हालुक ने कहा कि हमने पहले ही दोस्ताना संबंध वाले देशों जैसे कि पाकिस्तान, अजरबैजान, यूक्रेन को ये ड्रोन बेचा है और हमारा भारत के साथ कोई दोस्ताना संबंध नहीं है। तुर्की ने पाकिस्तान को अपना सबसे घातक ड्रोन दिया है। दरअसल तुर्की का मानना है कि करीबन 10 देश TB2 ड्रोन को खरीदने के लिए बातचीत कर रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ड्रोन जो है वो भविष्य की जरूरत है और ऐसा नहीं है भारत को जरूरत भी नहीं है और ना भारत ने कभी इस चीज को लेकर बातचीत की है कि भैया हमें तुम्हारे ड्रोन्स चाहिए। भारत के खुद के ड्रोन्स बन रहे हैं जो कि वाकई में बहुत घातक होने वाले हैं। हालांकि शुरुआती गेम में हम थोड़ा सा पीछे जरूर हैं, लेकिन हम बाउंस बैक जरूर करेंगे और ऐसा करेंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। दोस्तों यहां तक अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगली खबर अमेरिका से आ रही है। दरअसल अमेरिका ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल अमेरिका ने टेक कंपनियों को चीन में एडवांस टेक्नोलॉजी फैसिलिटी बनाने पर रोक लगा दी है। दरअसल ये जो आदेश है वो उन कंपनियों पर लागू होगा जिन्हें अमेरिकी सरकार से आर्थिक सहायता मिली है। ये कंपनियां अगले 10 साल तक चीन में कोई एडवांस फैक्ट्री स्थापित नहीं कर सकेंगी। बाइडेन प्रशासन के इस फैसले को चीन के साथ जारी ट्रेड वॉर से जोड़कर देखा जा रहा है। इसके अलावा बाइडेन प्रशासन ने सेमीकंडक्टर के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने की योजना की रूपरेखा भी तैयार की है। दरअसल चीन से तनाव के कारण ताइवान का सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में प्रोडक्शन पर गहरा प्रभाव पड़ा है और इसी वजह से पूरी दुनिया में चिप और सेमीकंडक्टर्स की भारी कमी हो गई है। अमेरिकी कंपनियों के चीन में फैक्ट्रियां न बनने के आदेश को भारत के लिए गुड न्यूज के तौर पर आप देख सकते हैं। दोस्तों अगर इन कंपनियों को चीन जैसी फैसिलिटी, लेबर और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए तो उन्हें भारत में निवेश करना होगा। बाइडेन प्रशासन ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के निर्माण के उद्देश्य से $50 बिलियन का विशेष पैकेज का ऐलान कर दिया है। इसे अमेरिका की चीन पर से निर्भरता खत्म करने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। कुछ दिनों पहले ही अमेरिकी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ने भी बाइडेन प्रशासन से और अधिक सरकारी सहायता की मांग की थी। उन्होंने बताया था कि सेमीकंडक्टर की कमी के कारण उनका उत्पादन धीमा पड़ गया है, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी बात नहीं है। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उच्च तकनीक निर्माण और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए $280 बिलियन के कानून पर भी हस्ताक्षर कर दिए। दरअसल अमेरिका को टेंशन इस बात की है कि चीन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अमेरिका को कड़ी टक्कर दे रहा है। यहाँ पर भारत के लिए गुड न्यूज इसलिए भी है क्योंकि भारत खुद को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना चाहता है, इसीलिए उसे भारी मात्रा में विदेशी निवेश की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद से निवेश में आने वाली कई कठिनाइयों को दूर कर विदेशी कंपनियों और निवेशकों को आकर्षित करने के कई प्रयास किए। दरअसल चीन में अमेरिकी कंपनियों को सस्ता लेबर और हाई क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है। ऐसे में इन कंपनियों को चीन में मिलने वाले लाभ को पाने के लिए भारत का रुख करना होगा। भारत ने भी उद्योग धंधों को अहमियत देने के लिए बहुत सुधार किए। अगर अमेरिकी कंपनियां भारत में आती है
तो इससे न केवल अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत होंगे बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में भी काफी सहारा मिलेगा। फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।